एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। आज की जो हमारी प्रेरक बात है वो है कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। अगर हमारे मन में उम्मीद है तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं और कोई भी हार हमें धराशायी नहीं कर सकती। हम हर हार से कुछ ना कुछ, हर असफलता से कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी जीत के लिए उस असफलता के कारण को कम करेंगे, उसे ख़त्म करेंगे और हम जीत के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हम अपना एटीट्यूड ऐसा बना के रखेंगे तो एक ना एक दिन हम सफलता के मुकाम पर अवश्य ही पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। हमने इससे पहले देखा कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया और हमने जाना कि उसने मौर्य वंश की स्थापना की और एक साम्राज्य का रूप भारत को दिया, यानी एक अखंड भारत की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। आज हम जानेंगे इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, किस प्रकार से एक बालक एक राजा के रूप में हमारे सामने आया, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही, किस किस प्रकार से उसने भारत को एक अखंडता के सूत्र में पिरोया। तो यही सब आज हम जानने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इसके प्रारंभिक जीवन की थोड़ी बहुत जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। जब वह अपनी माता के गर्भ में था तब से ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माता पाटलिपुत्र में अपने भाइयों के पास आ गई। यहीं चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को लालन पालन हेतु सौंप दिया गया। कुछ बड़ा होने पर वह एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया। वह प्रतिभा संपन्न बालक था। उसने अपनी प्रतिभा के कारण अपने समवयस्क बालकों में प्रमुखता हासिल कर ली। वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था। इसी प्रकार एक दिन जब वह राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था तो चाणक्य की नजर उस पर पड़ी। उसी समय चाणक्य ने 1000 कर्षापण देकर चंद्रगुप्त को खरीद लिया। तत्पश्चात चाणक्य उसे तक्षशिला ले गए, जहां 8 वर्षों तक विधिवत शिक्षा देकर उसे सभी विद्याओं में निपुण बना दिया। अब हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के विषय में। तो सम्राट बनने से पूर्व चंद्रगुप्त ने यूनानियों को भारत से बाहर भेजने में अहम भूमिका निभाई। इसके पश्चात नंद वंश का उन्मूलन किया। चंद्रगुप्त ने मगध पर सीधे आक्रमण किया, किंतु उस प्रयास में उसे सफलता नहीं मिली। महाबोधि वंश में वर्णित है कि इस अभियान में चंद्रगुप्त व चाणक्य को निराशा हाथ लगी और उन्हें वहां से भागना पड़ा। वे पंजाब में आ गए। उस दौरान एक रात्रि एक घर में अतिथि के रूप में उन्होंने विश्राम किया, जहां उन्होंने देखा कि एक बालक बीच में से गर्म रोटी खाने का असफल प्रयास कर रहा था। तभी उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा कि तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त ने की थी। उसे पहले मगध के मध्य भाग पर आक्रमण न करके उत्तर पश्चिम भाग को जीतना चाहिए था। इसी बात से प्रभावित होकर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी रणनीति बदल ली और सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम भारत की विजय की। मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त को उसके अभियानों में हिमाचल क्षेत्र के शासक प्रवर्तक की मदद मिली। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। उसके अनुसार चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका। वहीं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोंद डाला। यूनानी लेखकों के विवरण से प्राप्त होता है कि सैनिक प्रशिक्षण के दौरान चंद्रगुप्त
मध्य विजय के संदर्भ में सिकंदर से मिला था। प्लूटार्क तथा जस्टिन ने इस भेंट का बड़ा ही रोचक वर्णन दिया है। पंजाब व सिंध की राजनीतिक परिस्थितियां उसके पूर्णतः अनुकूल थी। सिकंदर के प्रस्थान के साथ ही इन प्रदेशों में विद्रोह शुरू हो गए तथा अनेक यूनानी क्षत्रप मौत के घाट उतार दिए गए। 325 ईसा पूर्व सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां और भी बिगड़ गई। इन प्रदेशों में घोर अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। जस्टिन के अनुसार सिकंदर के क्षत्रपों के निष्कासन अथवा विनाश के पीछे चंद्रगुप्त का ही मुख्य हाथ था। 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेनानायक यूडेमस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुआ और इस तिथि तक संपूर्ण सिंध और पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो चुका था। अब इसने मगध विजय की और नंदों का उन्मूलन किया। पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र में विजय के पश्चात चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर अग्रसर हुए। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में इस युद्ध का अतिरंजित विवरण मिलता है। नंद नरेश धनानंद व उसके सेनापति भद्रसाल ने चंद्रगुप्त की सेना का कड़ा प्रतिरोध किया किंतु पराजित हुए। महावंश टीका के अनुसार धनानंद का युद्ध में ही वध कर दिया गया, जबकि परिशिष्ट पर्वन के अनुसार धनानंद ने आत्मसमर्पण कर दिया और पाटलिपुत्र छोड़ दिया। इस महत्वपूर्ण जीत से चंद्रगुप्त 323 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व के लगभग मगध का शासक बन गया। तो ये थी उसकी उपलब्धियां। इसके बाद चंद्रगुप्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है सेल्यूकस के साथ, जिसमें सेल्यूकस के साथ संधि होती है और उस संधि में उसे काफ़ी बेनिफिट होता है, कई क्षेत्र उसको मिल जाते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये सेल्यूकस निकेटर का चित्र है। अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो सेल्यूकस के साथ जो युद्ध और संधि हुई थी उसके विषय में हम जानते हैं। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का उत्तराधिकारी बना था सेल्यूकस निकेटर। यह एंटियोकस का पुत्र था। वह अपने सम्राट सिकंदर द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को पुनः अधिकार में लेना चाहता था। इसी उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व के लगभग भारत पर उसने चढ़ाई कर दी और सिंधु तक आ पहुंचा। एक लंबे संघर्ष के बाद सेल्यूकस परास्त हुआ तथा उसने 303 ईसा पूर्व में संधि करनी पड़ी। इस संधि का विवरण स्ट्रेबो, एप्पियानस तथा प्लूटार्क ने दिया है। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी। इस संधि की शर्तों को जानने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसका जो क्षेत्र था हम इस मैप में देख सकते हैं। ये आप देखिए, ये सेल्यूकस निकेटर का अधिकार क्षेत्र था और इधर था मौर्यन एम्पायर, जिसकी सीमाएं सेल्यूकस के साम्राज्य से पूरी मिलती थी। तो इसीलिए सेल्यूकस चाहता था कि सिकंदर ने भारत के जो क्षेत्र जीत रखे थे पश्चिमी भारत में, उन क्षेत्रों पर वह दोबारा कब्जा कर ले और उन क्षेत्रों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले। किंतु इधर जो साम्राज्य था वो पहले की तरह कमजोर साम्राज्य न होकर अब मौर्यन साम्राज्य यहाँ स्थापित हो चुका था और उसमें भी एक शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ शासन कर रहा था। तो इन दोनों का अधिकार क्षेत्र को लेकर आमना सामना होता है, जिसमें कि सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के साथ संधि करनी पड़ती है। इस संधि की जो शर्तें थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और एग्जाम में भी काफ़ी पूछी जाती है। इसमें सबसे पहला क्या था कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोशिया, जिसे हम कंधार बोलते हैं, पेरिपेंसदाई यानी काबुल, एशिया यानी हेरात और जेड्रोसिया यानी मकरान का जो तट था वो प्रदेश दिए गए। यानी चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था उसका विस्तार पश्चिमी क्षेत्र में बहुत अधिक हो गया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस विवाह का उल्लेख एप्पियानस देता है। वहीं चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज नामक राजदूत आया। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। यह
अराकोशिया यानी कंधार से आया था। इसके विषय में हम अपनी अलग वीडियो में आपको पूरी डिटेल देंगे कि मेगास्थनीज ने भारत के विषय में क्या क्या वर्णन दिया है। इस संधि के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य की सीमाएं पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगी। विंसेंट स्मिथ के अनुसार सेल्यूकस पर विजय करने के पश्चात हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा बन गया, जिसे प्राप्त करने के लिए मुगल तथा अंग्रेज शासक व्यर्थ का प्रयास करते हुए हमें दिखाई देंगे। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 303 बीसी में उसका अधिकार क्षेत्र इन क्षेत्रों पर हो चुका था। वहीं अगर हम दूसरे मैप में देखें तो उसके बाद का जो समय है उसमें पूरा उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत की जो सीमाएं हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में हासिल कर ली गई थी। इसमें हम देख सकते हैं हेरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, ये सभी जो क्षेत्र थे वो इस संधि की शर्तों के द्वारा उसने हासिल किया था। इसके बाद उसने अपनी पश्चिमी विजय की और पश्चिमी विजय करने के बाद जो बाकी पश्चिम का क्षेत्र हम इस मैप में देख रहे हैं कि जो बचा हुआ क्षेत्र था वो भी उसने जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसके विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त का राज्यपाल था तथा उसने वहां सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। सोपारा से प्राप्त अशोक का अभिलेख महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले से प्राप्त हुआ है। अशोक अपने अभिलेखों में इस प्रदेश को जीतने का दावा नहीं करता, अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपारा तक का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था और इसी के बाद इसने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसकी जानकारी अशोक के अभिलेखों तथा जैन व तमिल स्रोतों से हमें मिलती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कई स्थानों से अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं, जैसे सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर पहाड़ी, ब्रह्मगिरी, गोवीमठ, मास्की आदि। अशोक ने स्वयं अपने अभिलेखों में अपने राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा केरल पुत्र जातियों का उल्लेख किया है। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात कोई युद्ध नहीं लड़ा। ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत की विजय या तो चंद्रगुप्त के समय या बिंदुसार के समय ही हुई होगी। बिंदुसार का विजेता शासक के रूप में उल्लेख नहीं मिलता है, अतः यह क्षेत्र चंद्रगुप्त द्वारा ही विजित किए गए होंगे। चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का उल्लेख जैन और तमिल साहित्य भी करते हैं। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक जाने तथा चंद्रगिरी पहाड़ी कर्नाटक पर तपस्या करने का उल्लेख भी मिलता है। तमिल ग्रंथ अहनानूर, जिसकी रचना मामुलनार ने की थी, उसमें भी ये वर्णन मिलता है कि मौर्य ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण क्षेत्र में मोहर के राजा पर आक्रमण किया। इस अभियान में कोशर तथा वडगर नामक दो मित्र जातियों ने उसकी मदद की थी। यह शासक संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य ही था। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को संपूर्ण जम्बूद्वीप यानी भारत का शासक बना दिया। जस्टिन और प्लूटार्क भी इस कथन की पुष्टि करते हैं कि संपूर्ण भारत पर चंद्रगुप्त का अधिकार था। उसके विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन थे। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी था। स्ट्रेबो ने इसे पॉलीब्रोथस कहा है। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की कि किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन हो गया था। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा।
प्रारंभ में चंद्रगुप्त ने अकाल से निपटने की भरपूर कोशिश की, किंतु सफल नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप वह अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मैसूर में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईसा पूर्व में उसने संलेखना यानी उपवास की विधि से अन्न जल त्याग कर शरीर त्याग दिया। श्रवणबेलगोला में एक छोटी पहाड़ी आज भी चंद्रगिरी कही जाती है। वहीं चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी बनाया गया है। बात करते हैं चंद्रगुप्त के मूल्यांकन की। तो चंद्रगुप्त एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता और कुशल प्रशासक था। एक सामान्य कुल से उत्पन्न होते हुए भी उसने अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर अपने को एक सार्वभौम सम्राट बना लिया। वह भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक कहा जाता है, क्योंकि उसने यूनानियों को भारत से खदेड़कर भारत को दासता से मुक्त किया था। उसने नंद वंश का पतन कर प्रजा को धनानंद के अत्याचारों से मुक्त किया था। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कालांतर की सभी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आधार कही जा सकती है, चंद्रगुप्त की ही देन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक बालक जिसका जन्म कहीं हुआ और उसे पालन पोषण के लिए एक गोपालक को दे दिया गया, उसने अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा के बल पर उसे एक शासक और साम्राज्य निर्माता के रूप में जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए हमें भी चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम भी किसी न किसी तरीके से अपनी जो कुशलताएं हैं, अपनी जो प्रतिभाएं हैं, उनका सदुपयोग करें। इसके साथ ही अब हमें आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।